देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कल कोविड रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक दी गई डोज। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निवेशक सम्मेलन में उद्यमियों को किया आमंत्रित। हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। डालमिया सीमेंट कंपनी 500 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे। योजना आरंभ होने के बाद अब से 43 करोड़ 4 लाख से अधिक खोले गए बैंक खाते। और जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य संगीता कुमारी को रेलवे में मिली नौकरी। प्रशिक्षण के लिए आज रवाना होंगे बेंगलुरु। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरते। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कल कोविड रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक डोज दी गई। टीकाकरण अभियान आरंभ होने के बाद से एक दिन में टीकाकरण की यह सर्वाधिक संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में 62 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। कोविड से बचाव के लिए अब तक 47 करोड़ लोगों को पहली डोज और 14 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस वर्ष 21 जून से सभी लोगों के लिए कोविड रोधी टीका लगाने का नया चरण आरंभ हुआ है। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसके उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल एक दिन में कोविड रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक का डोज दिया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने एक ट्वीट में डोज लेने वालों और टीकाकरण अभियान सफल बनाने वालों को बधाई दी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयास और सभी को मुफ्त टीका दिए जाने के प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के परिणाम सामने आ रहे हैं। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में कल 1,04,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। इसमें 78,983 लोगों को पहला और 24,000 से अधिक लोगों को दूसरा डोज दिया गया। सबसे ज्यादा 18 से 44 साल की उम्र वाले 76,856 युवाओं को टीके दिए गए। रामगढ़ के सुभाषिस चक्रवर्ती पिछले 1 दशक से झारखंड के परंपरागत छऊ नृत्य को पुनर्जीवित करने की मुहिम में जुटे हैं और अब वे तथा उनके शिष्य इस लोक नृत्य के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों को लेकर भी जागरूकता बढ़ा रहे हैं। और फिर लगा कि छऊ के माध्यम से कैसे दुनिया बदली जाए। तो जितनी भी सरकारी योजनाएं आई या प्रधानमंत्री जी के जितने भी जो भी अच्छे सपने रहे, क्योंकि हम एक बड़े अच्छे देश में रहते हैं, तो उन योजनाओं को सबल बनाने के लिए इस छऊ का प्रयोग किया गया। ले सके और समझ सके और अपना जो कोरोना भगाव के बारे में जो वैक्सीन निकला है वो वैक्सीन लगाए। छौनी के माध्यम से ही ये घर घर जाके संदेश देते हैं कि
ये सब कोरोना दूर भगाओ, ये स्वच्छता रखिए घर में। जागरूक है इसलिए ज्यादा भीड़ हो जाता है और अच्छा ही सब ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भीड़ लगा के लेना चाहते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 46,000 से अधिक कोविड के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 31,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 509 लोगों की इससे मृत्यु भी हुई है। अब तक 3 करोड़ 18 लाख से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। कल 17 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.56% हो गई है। कि 46,759 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 31,374 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिससे अब तक देश में 3 करोड़ 18 लाख 52,802 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,59,755 हैं। वहीं रिकवरी रेट 97.56% हो गई है। इधर पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची में कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कुल सक्रिय 146 मरीजों में से 79 मरीज रांची में हैं। इनमें से 20 संक्रमितों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं 12 लोग सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची के अलावा बोकारो और जामताड़ा से 2-2 नए मरीज तथा चतरा, खूंटी और साहबगंज से 1-1 नए मरीज मिले हैं। इनमें से अधिकतर मरीज दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों को दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के संपर्क में आने से बचने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड राज्य निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार है और यहां उद्यमियों का स्वागत है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित निवेशक सम्मेलन के पहले दिन उद्यमियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सम्मेलन के पहले मुख्यमंत्री ने देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स, होंडा, मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स समेत अन्य कंपनियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। बैठक में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई ई व्हीकल नीति के प्रारूप को भी उद्यमियों के समक्ष रखा गया। सीमेंट निर्माता कंपनी डालमिया सीमेंट 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके लिए आज मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एमओयू किया गया। इस मौके पर झारखंड सरकार और टाटा स्टील, आधुनिक पावर लिमिटेड, सेल और कई निवेशकों के साथ भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशी कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सभी तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 28 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया था। योजना आरंभ होने के बाद से ही अब तक 43 करोड़ 4 लाख से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। लाभार्थियों के खाते में अभी 1,46,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 8 करोड़ से अधिक खाता धारकों को सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना से झारखंड में भी बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले गए हैं और इसके माध्यम से गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। बहुत मदद हुआ हमको। जनधन खाता खुलवाने में हमको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हुआ। पहले तो खाता खुलवाने में बहुत दिक्कत होती थी और खाता खुलवाए तो कुछ परेशानी नहीं हुआ। और जो सरकार जो भी पैसा डाल रहा है उसमें थोड़ा हमको राहत मिल रहा है। जनधन योजना वाला कार्ड है, सरकार हमको पैसा दिया तो हमको बहुत मदद मिला। क्योंकि इस योजना में सीधे गरीबों के खाते में उस योजना के माध्यम से पैसा जा रहा है और पूरा जितना पैसा केंद्र से भेजा जा रहा है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्हें भेजा जा रहा है उतना पूरा पैसा उनको पहुंच रहा है, जिससे उनको सीधा लाभ हो रहा है। क्योंकि पिछली सरकारों में हमने देखा है कि खुद पूर्व के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हम गरीबों को 1 रुपया भेजते हैं तो उसमें मात्र 15 पैसा ही उनके पास पहुंचता है, बीच में बिचौलिए खा जाते थे। तो ये प्रधानमंत्री जी का सफल नेतृत्व है कि हम जितना भेज रहे हैं, 100 रुपया भेज रहे हैं तो 100 रुपया सीधे पहुंच रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:25 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंजाब में अमृतसर में नवीनीकृत जालियांवाला बाग स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे स्मारक के निकट विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का उद्घाटन भी करेंगे। मोदी शनिवार यानी 28 अगस्त की शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जलियांवाला बाग के नए और भव्य परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लंबे समय से बेकार पड़ी और कम उपयोग वाली इमारतों का दोबारा अनुकूल इस्तेमाल सुनिश्चित करते हुए 4 संग्रहालय दीर्घाएं निर्मित की गई हैं। ये दीर्घाएं उस अवधि के दौरान पंजाब में घटित विभिन्न घटनाओं के विशेष ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। इन घटनाओं को दिखाने के लिए ऑडियो वीडियो के माध्यम से प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें मैपिंग और 3D चित्रण के साथ साथ कला एवं मूर्ति कला अधिष्ठापन भी शामिल है। मैं धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने उसके लिए 20 करोड़ का बजट दिया और ट्रस्ट को ये काम दिया। ने एक तो लाइट एंड साउंड शो आयोजित करने जा रहे हैं जो पंजाबी में होगा, इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, तीनों लैंग्वेजेस में होगा, ताकि विजिटर्स जो आ रहे हैं वहाँ पे वो इसकी पृष्ठभूमि जान सके। 13 अप्रैल 1919 को घटित विभिन्न घटनाओं को दर्शाने के लिए एक साउंड एंड लाइट शो की व्यवस्था की गई है। इस परिसर में विकास से जुड़ी कई पहल की गई है। पंजाब की स्थानीय स्थापत्य शैली के अनुरूप धरोहर संबंधी विस्तृत पुनर्निर्माण कार्य किए गए हैं। शहीदी कुएं की मरम्मत की गई है और नव विकसित उत्तम संरचना के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया है। इस बाग का केंद्रीय स्थल माने जाने वाला ज्वालक स्मारक की मरम्मत करने के साथ साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया है। यहाँ स्थित तालाब को एक लिली तालाब के रूप में फिर से विकसित किया गया है और लोगों को आने जाने में सुविधा के लिए यहाँ स्थित मार्गों को चौड़ा किया गया है। इसमें अनेक नई और आधुनिक सुविधाओं को जोड़ा गया है, जिनमें लोगों की आवाजाही के लिए उपयुक्त संकेतकों से युक्त नव विकसित मार्ग, महत्वपूर्ण स्थानों को रोशन करना, देसी वृक्षारोपण के साथ बेहतर भूदृश्य एवं चट्टानों युक्त निर्माण कार्य इत्यादि पूरे बगीचे में ऑडियो नोट्स लगाना शामिल है। इसके अलावा मोक्ष स्थल, अमर ज्योत और ध्वज मस्तूल को समाहित करने के लिए अनेक नए क्षेत्रों का विकास किया गया है। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग कांड की बरबस हमें याद दिलाता है, तो याद इन गोलियों के निशानों की भी दिलाता है। जो उजले बॉक्स में आप देख रहे हैं, ये गोलियों के निशान हैं जो हमारे निहत्थे लोगों पर अंग्रेजी हुकूमत ने बर्बरतापूर्ण तरीके से बरसाया था। कैमरामैन आनंद और अपने सहयोगी अरुण शर्मा के साथ जालियांवाला बाग से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। कोरोना पूरा देश दुनिया में चलल है, इकर से बाचे के चाहिए। सरकार जे 2 टीका निकलाए है, वो टीका का नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये दोनों टीका तो लेके चाहिए, संगे संगे मास्क पहने के चाहिए और 2 गज कर दूरी बनाए के रहे के चाहिए और घर से बाहरे बेकाम कर वगैरह नहीं जाए के चाहिए। यही हमार रोनी से निवेदन है। समाचारों में आगे बढ़ेंगे। आजसू पार्टी ने प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। राजधानी रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन द्वारा 1 लाख सक्रिय और 10 लाख साधारण सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
या संगठन के विस्तार के संदर्भ में विश्व आदिवासी दिवस मनाने का जो कार्यक्रम हम लोगों ने विगत दिनों में उसी की उसकी समीक्षा और आगे के रणनीति के संदर्भ में आज हम लोगों ने निर्णय लिया। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने वर्चुअल माध्यम से मनरेगा योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान सभी जिलों के डीडीसी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जुड़े थे। बैठक में मनरेगा योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की जिलावार विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में अपेक्षाकृत कम प्रगति करने वाले जिलों के डीडीसी को मनरेगा आयुक्त ने कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी के दौरान कोई भूखा ना रहे, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। मनरेगा आयुक्त ने कहा कि सरकार के स्तर पर न सिर्फ बाहर से आए लोगों बल्कि मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। यही कारण है कि सरकार ने उनके खाते में मजदूरी के रूप में 350 करोड़ रुपए डाल दिए हैं। पलामू प्रमंडल के आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने निर्देश दिया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। लोगों को लाभ देने के लिए प्रखंड और अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसका ध्यान रखें। योग्य लाभुकों तक सहजता से योजनाएं पहुंचे। श्री चौधरी ने पलामू प्रमंडल की मिट्टी कृषि योग्य है, इसलिए कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर एवं इनोवेटिव काम किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। निरीक्षण का जो सिस्टम है बहुत पुराना सिस्टम है, इसको हम लागू करना चाह रहे हैं इस प्रमंडल में। इससे क्या होता है कि जो अधीनस्थ पदाधिकारी हैं, प्रखंड अंचल में पदस्थापित है, उनका मनोबल भी ऊंचा होता है और कुछ अनजाने यदि कोई त्रुटियां हो रही हैं काम करने में तो उसमें भी सुधार का मौका मिलता है। तो हम लोग उसी मकसद से यहाँ आए हुए हैं। तो आज हम लोग प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, हम लोग बाल विकास परियोजना और फिर थाने का भी हम लोग निरीक्षण करेंगे। फिर निरीक्षण प्रतिवेदन हम लोग भेजेंगे और उसका अनुपालन प्रतिवेदन भी हम लोग प्राप्त करेंगे। जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य संगीता कुमारी को दक्षिण पूर्व रेलवे में नौकरी मिल गई है। रांची रेल के मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने कल संगीता कुमारी को नियुक्ति पत्र सौंपा। संगीता कुमारी को दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के कार्मिक विभाग में जूनियर क्लर्क के पद पर नियुक्ति दी गई है। संगीता ने नियुक्ति पत्र लेने के बाद टीआरएम ऑफिस में अपनी उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर किया और आज दोपहर बाद वो बेंगलुरु में आयोजित होने वाली जूनियर भारतीय हॉकी टीम के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए रवाना होंगी। संगीता सिमडेगा जिले की रहने वाली हैं। वो कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने अपने परिजनों के साथ पतरातू के मनोरम वादियों का भ्रमण किया। इस मौके पर रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा और एसपी प्रभात कुमार समेत अन्य अधिकारियों द्वारा पुष्प गुच्छ देकर राज्यपाल का स्वागत किया गया, जबकि मेजर सार्जेंट मनसू गोप के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर देकर राज्यपाल का स्वागत किया गया। वहीं मौके पर मौजूद गांधी हाई स्कूल रामगढ़ के छात्र छात्राओं द्वारा बैकपाइपर की धुन के साथ राष्ट्रगान की प्रस्तुति की गई। इस क्रम में गांधी स्मारक +2 हाई स्कूल रामगढ़ के 12वीं के छात्र वैभव कुमार शर्मा ने राज्यपाल को बनाई गई पेंटिंग भेंट किया। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज और कल भारी बारिश की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून के सक्रिय रहने के कारण पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर बारिश भी हुई है। श्री आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण अगले 3 से 4 दिनों तक झारखंड में बारिश की संभावना है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे जो अधिकतम तापमान है वो 34.4 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया। और सिग्निफिकेंट रेनफॉल की बात करें तो
तो अर्की के अलावा राजमहल में 90 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 73.4 मिलीमीटर और चांडिल में 61.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। तो झारखंड में अगले आने वाले 5 दिनों में आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और झारखंड में कई स्थानों पर आपको गर्जन के साथ में अगले 2-3 दिनों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों में भी झारखंड में बारिश अच्छी देखने को मिलेगी। इसका मुख्यतः ये कारण है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अभी बना हुआ है उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में और उसके और गहराने की संभावना है और कल से वो लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट होने की उसकी संभावना है और जिसकी वजह से आपको ईस्टवर्ड और साउथ ईस्टर्ली जो विंड है आपको झारखंड में आने लगेगी, मॉइस्चर लेके आने लगेगी और जिससे रेनफॉल एक्टिविटी में थोड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। और बात आजादी का सफर में आज की कड़ी में जानिए महान स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी। झावेरचंद मेघानी का जन्म आज ही के दिन 1896 में गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला कस्बे में हुआ था। अल्पायु से ही उनकी रुचि साहित्य में थी। उन्होंने अपनी पहली कविता केवल 12 वर्ष की आयु में लिखी थी। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों साहित्यों में डिग्री हासिल की। इस ख्याति प्राप्त कवि और लेखक को सिंधुड़ो पुस्तक लिखने के लिए 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले युवाओं को प्रेरित करने वाले गीत शामिल थे। इस दौरान उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी की लंदन यात्रा पर आधारित काव्यात्री पुटी लिखी थी। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मेघानी का स्वर साहस से ओतप्रोत था। उनके प्रसिद्ध गीतों में से एक मन मोर बनी थंगट करे, मेरा मन एक मोर की तरह नाचता है 2013 की हिंदी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में इस्तेमाल किया गया था। मेघानी ने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी पहली पुस्तक कुर्बानी नी कथा यानी शहादत की कहानियां शीर्षक से रविंद्रनाथ टैगोर की कोथा ओ काहिनी का अनुवाद थी, जो पहली बार 1922 में प्रकाशित हुई। वो जन्मभूमि समूह के फूलचाप समाचार पत्र के संपादक भी थे, जो आज तक राजकोट से प्रकाशित किया जा रहा है। इसी दिन 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका जोरदार विरोध किया था। कारण ये था कि कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए भारत के लिए ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने की चुनौती दी। जिसका अर्थ ये था कि भारतीय एक आम रास्ता खोजने और संविधान का मसौदा तैयार करने में सक्षम नहीं थे। राजनीतिक नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया और एक समिति नियुक्त की गई, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया। नेहरू रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत को डोमिनियन का दर्जा देना था। रिपोर्ट की कुछ मुख्य सिफारिशों में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों के साथ सरकार के संघीय रूप का गठन, 19 मौलिक अधिकारों की स्थापना, जिनमें 21 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार हो, नागरिकों के रूप में पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार, राज्य का कोई धर्म न होना और सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव जैसी सिफारिशें शामिल थी। वास्तव में नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला बड़ा प्रयास था। आज मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी चेंग जापाओ डोंगेल की पुण्यतिथि है, जिन्हें चेंग जापाओ कुकी के नाम से जाना जाता है।
वे उन कुकी नेताओं में से एक थे जिन्होंने 1917 से 1919 के कुकी विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सत्ता पर सवाल उठाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज के कोरोना संक्रमण पर अंकुश को लेकर पिछले कई महीनों से जारी पाबंदियों में छूट देते हुए अब राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए ग्रामीण उद्यमशीलता और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुषंगी इकाई आरसीटी द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। आरसीटी द्वारा ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर और ऋण उपलब्ध करा स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 29 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण और अंत में मुख्य समाचार। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कल कोविड रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक दी गई डोज। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निवेशक सम्मेलन में उद्यमियों को किया आमंत्रित। हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। डालमिया सीमेंट कंपनी 500 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे। योजना आरंभ होने के बाद से अब तक 43 करोड़ 4 लाख से अधिक खोले गए बैंक खाते। और जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य संगीता कुमारी को रेलवे में मिली नौकरी। प्रशिक्षण के लिए आज रवाना होंगी बेंगलुरु। उठ के ऐसा गरजना है, हक की लड़ाई है, हक से जीतेंगे। आपके दुख हम लेके आपको खुशियां बांटेंगे, आपको खुशियां बांटेंगे। अन्याय न सहो, चुप तुम ना रहो, सहो चुप तुम ना रहो। डूबतों को मिलेंगे किनारे, अकेले नहीं हो तुम।